Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ghazalfar Abbas, and I'm the lecturer in Actors College of Nursing. Today we discuss unit number 4, BSN semester 1. In this unit, basically we describe the backbone of the nursing field. In this chapter, we read that how can we communicate with our patients and what are the main characteristics of that features which are very necessary to deal with the situation. Let's start the units according to the UHS, University of Health Science criteria, that what university require from us. In the first, there is a definition of communication. That what is basically how many things in communication. So the whole structure of the communication we discuss in the definition basically. तो डेफिनेशन में हम वो स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि जिस स्ट्रक्चर को हम बताएंगे कि इस बेस पे हम किसी भी बात को दूसरे शख्स तक पहुंचा सकते हैं। आज जरा नेट थोड़ा सा स्लो है, शायद इस वजह से आपको पिक्चर प्रॉपरली नजर ना आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स और इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस। कम्युनिकेशन में प्रोसेस क्या प्रोसेस जो है वो हम यूज करेंगे इसमें, और इसके अलावा हम देखेंगे कि वो कौन से, हाँ यस, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट आर फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। फिर हम देखेंगे कि डिस्कस टेक्निक्स। अब वो कौन सी टेक्निक्स हैं कि जिसमें हम कम्युनिकेशन में जो पार्ट्स है उस कम्युनिकेशन के पार्ट्स को हम इजीली जो है वो डिस्क्राइब कर पाएंगे। डिफाइन वेज टू रिस्पॉन्ड थेराप्यूटिकली। तो और जो कि ये सारे प्रोसेस में हम थेराप्यूटिकली डील कर रहे हैं। थेराप्यूटिक का मतलब ये वैसे तो आगे स्लाइड्स आएंगी तो उसमें मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन थेराप्यूटिकली अगर हम आम देखें तो हम चूंकि मेडिकल फील्ड से हैं, तो इस फील्ड में जितना भी इंटरेक्शन हम हेल्थ रिगार्डिंग जो है वो पेशेंट से करेंगे, बेसिकली वो थेराप्यूटिकली है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से वे हैं अकॉर्डिंग टू अ नर्स हम जो है वो जिनको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद हम पेशेंट की बेटर तरीके से हेल्प कर सकें। उसके बाद जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे हम कि वो कौन सी जो है वो रिस्पॉन्स है कि जिससे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल व्हाट ही नीड बेसिकली। तो ये एक्चुअली ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम इसको अक्सर जो है वो मिस करते हैं। डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और आज का सबसे जो कम्युनिकेशन में मैं समझता हूँ कि आफ्टर 19-20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैं जिस फाइनल चीज पे पहुंचा हूँ वो ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट्स हैं ये इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है। क्योंकि अक्सर जो है वो आप देखते हैं एमएलसी केसेस आते हैं, एमएलसी मेडिकल लीगल केसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी ये लोग जो है वो लाइक कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसके अलावा फिर जब तक जो है वो हम प्रॉपर अपनी असेसमेंट उसमें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखेंगे तो वो बात सामने सही तरह से नहीं आएगी। तो ये बड़ी एक अहम चीज जो है जो हमने इसमें जो है वो देखनी। अच्छा, चले जी शुरू करते हैं हम अपना अगला जो है वो स्लाइड। अगली स्लाइड हमारी ये थी कि जिसमें हम करेंगे कि डिफाइन कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, प्रोसेस, वेज,
ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन अ मीनिंगफुल फॉर्म। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मीनिंगफुल फॉर्म में कोई जो है वो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आम रूटीन में अगर हम कोई चीज़ भी लिख देते हैं और उसका हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा होता, इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन ये है कि अगर वो मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके समझ नहीं आए। तो कम्युनिकेशन में हमने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना है, यानी हमने एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जो कि दोनों तरफ से यानी बायलेटरली जो है वो अंडरस्टूड हो और वो दोनों उसको समझ रहे हो और उस पर फिर वो प्रॉपर फीडबैक दे सके। तो बेसिकली इट्स एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट। आप आइडियाज और जो आपके थॉट्स हैं उनको आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो कौन कौन से वे हैं और हम कम्युनिकेशन में जो स्टेप्स यूज कर रहे हैं बेसिकली वो कौन से हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, स्टिमुलस, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। मैं इसको अक्सर ऐसे कहता होता हूं जैसे SSMC। आप जिस हमारे आसपास कॉलेज के बच्चे जिस हॉस्पिटल से जो है वो रिलेटेड हैं, जहाँ पे वो क्लिनिकल अपना परफॉर्म करते हैं, तो उसका भी नाम जो है वो SSMC है। SSMC वर्ड सुब्रा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से भी आपको मेमोराइज करने में ये आसानी होगी कि जितने भी आक्टर्स बच्चे हैं ये SSMC से जो है वो जिसे कहें कि वो बाइंड है उनसे क्लिनिकली। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। स्टिमुलस S, सेंडर S, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल एंड रिसीवर एंड फीडबैक RF। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हम फर्दर देखते हैं वन बाय वन कि ये बेसिकली स्टिमुलस क्या है, सेंडर क्या है, मैसेज क्या है और उसके बाद चैनल क्या है, रिसीवर क्या है और फीडबैक क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस बेसिकली द मोटिवेटर that induce two individuals to communicate is called a stimulus। वो एक स्टिमुलस जो है वो बेसिकली इस तरह, जिस तरह से आप किसी को पिंच करते हैं ना, और वो पिंच करने के बाद वो उस पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो वो जो पिंच होता है ना बेसिकली इट्स अ मोटिवेटर। जिस तरह से हमारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जैसे ही हमें भूख लगती है तो क्या करते हैं कि वो पिंच करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करते हैं तो फौरी हमें पता चलता है कि जाके अब हमें भूख लगी है। आपको अगर यूरिन वाइट करना है आपने तो फौरी आपको जो है वो नर्व्स जो है वो आपको स्टिमुलस करती हैं कि फौरी जाके ब्लैडर फुल हो गया तो फौरी जाके इसको जो है वो एक्सक्रीट कर दें, यानी वॉइड कर दें, निकाल दें। तो इसी तरह से स्टिमुलस है। तो ये पहला प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे द डिजीज विल बी अ स्टिमुलस दैट इंड्यूस अ नर्स टू कम्युनिकेट विद अ क्लाइंट, और एजुकेशन will be a stimulus of communication between a student and teacher। तो ये जो है वो स्टिमुलस, वो इनिशियल पॉइंट जहां से कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। सेकंड, इसमें जो पार्ट है कम्युनिकेशन का उसको हम बोलते हैं सेंडर। सेंडर बेसिकली इट्स अ पर्सन और अ ग्रुप who wishes to convey a message to another, can be called as the source encoder। अच्छा, इसको इनकोडर इसलिए बोलते हैं कि जब आप जो है वो बात कर रहे होते हैं, कोई भी मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने बताया कम्युनिकेशन क्या थी, कोई थॉट या आइडिया जब हम शेयर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये कम्युनिकेशन हो रही है, और वो भी दो लोगों के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकोडर की
जो है वो से आप कहें कि जो इनकोडर होगा, वो क्या करेगा कि वो अपनी जो विश होगी या जो मैसेज होगा वो दूसरे तक जब कन्वे करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये सेंडर है। अब इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक साइंस और सिंबल्स टू ट्रांसमिट द मैसेज। तो ये क्या होगा कि ये मैसेज को जो है ना वो ट्रांसमिट करेगा एक से दूसरे तक। तो ये साइन इनकोडिंग का मतलब इट्स अ साइन। जिस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो सीखते हैं तो वो क्या होता है कि उस लैंग्वेज के कुछ जो है वो कुछ खास उसके जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके थ्रू आप उस लैंग्वेज को समझते हैं। ठीक है। इसी तरह से सेंडर, जब भी आप सेंडर की या इनकोडिंग की बात करेंगे तो ये बेसिकली वो स्पेसिफिक साइंस हैं, वो स्पेसिफिक सैम्बल्स हैं जिनकी वजह से आप मैसेज को समझते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे आ जाता है हमारे पास मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज असल में ये है कि जो आप बेसिकली इंफॉर्मेशन या जो थॉट जो है वो आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मैसेज। अब आप देख रहे होंगे कि सब जितने भी इसमें जो है वो इसके पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स में हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसी तरह से एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि जी कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो इस तरह से आपने इसको सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है। अच्छा, सीक्वेंस डिस्टर्ब करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो है वो उसको प्रॉपरली जो है वो याद कर पाएंगे और सीक्वेंस बहाल रहेगा। तो इस वजह से आपने इसको जो है ना वो सीक्वेंस वाइज जो है ना वो याद करना है। ये और थोड़ी सी मैं स्क्रीन को जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि वो देखने में और ज्यादा आसानी हो जाए। तो ये सीक्वेंस का जो है ना वो ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी। उसके बाद देखें कि द थर्ड पार्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मैसेज इटसेल्फ। वो मैसेज है क्या? व्हाट इज द एक्चुअली सेड और रिटन। अब इसका मतलब ये है कि मैसेज जो है वो रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं आप, और मैसेज जो है वो आप बोल के यानी वर्बली भी दे सकते हैं। द बॉडी लैंग्वेज दैट कंबाइंस कंपनीज द वर्ड्स एंड द हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिट। इसके लिए जो है वो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जैसे ही मैसेज आप रिटर्न में देखते हैं तो रिटर्न में गेस्चर्स नजर नहीं आते आपको। यानी उसमें गेस्चर्स नहीं आ रहे होते कि बोलते वक्त किसी भी जो है वो सेंडर की वो क्या एक्सप्रेशंस थे। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को कहना हो ना कि मैं आपको जो है ना वो मिलूंगा, ठीक है, तो ये अगर आपका गेस्चर इसमें जो है वो हम्बल है तो इसका मतलब ये है कि कोई आम सी बात है, कोई बात नहीं, कोई किसी को मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसे ये कहते हैं मैं तुम्हें मिल लूंगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसको जो है वो आपके एक्सप्रेशन में एग्रेशन है। तो ये एग्रेशन जो है वो वर्ड में नजर नहीं आ रहा होता, ये बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा होता है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है वो आपको आपके मैसेज को जो है वो एक वे देती है। इस वजह से थर्ड कंपोनेंट जो है वो आपका मैसेज है। और वो मैसेज आपका रिटर्न भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। वर्बल के साथ आपको जरूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो अकम्पनी करेंगे वर्ड के साथ। लेकिन जब आप सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न में आप बॉडी लैंग्वेज नहीं सुन रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्ट जो है वो चैनल आता है। चैनल क्या है बेसिकली? तो यूज टू कन्वे द मैसेज इज कॉल्ड अ चैनल। अब किस वे से आपने उस मैसेज को जो है वो पहुंचाना है, ये चैनल कहलाता है, ये मीडियम कहलाता है। जिस तरह से अभी इस वक्त मैं आपके पास क्लास में मौजूद नहीं हूँ, आप क्लास में नहीं है, लेकिन जो क्लास वाला मैसेज था वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो चैनल क्या हुआ? चैनल हमारा ये ऑनलाइन सोर्स हो गया कि हम ऑनलाइन सोर्स से आपको वही मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो दिस इज द चैनल। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल टू अप्रोप्रिएट फॉर द मैसेज so that receiver can receive it properly in a way you want. अब हम
जिस चैनल से उसको आप तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो वो मैसेज अगर आप तक प्रॉपरली पहुंच गया है, तो देन चैनल इज वर्किंग, यानी वो मीडियम ठीक है, वो रास्ता ठीक है कि जिस रास्ते के थ्रू हम आपको जो है वो मैसेज भेज रहे हैं। उसके बाद रिसीवर है। अब रिसीवर क्या है कि रिसीवर बेसिकली जो है वो उसको लिसन कर रहा है, या उसको जो है वो जैसे कहें कि कीनली ऑब्जर्वर है। अब वो कीनली ऑब्जर्वर क्या है, या तो वो उस बात को जो है ना वो पढ़ के देख रहा है, जो मैसेज उस तक पहुंचा है, मीडियम क्या था, पेपर पे लिखा हुआ था। अब वो अगर सुन रहा है तो मीडियम क्या था कि कोई ऐसी जो है वो ऑडियो वॉइस आप तक आई है जिससे आप वो सुन रहे हैं। अब आप जब रिसीवर की हद तक आएंगे तो फिर आप डिकोडर कहलाएंगे। यानी जब मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आपने उसको सुन लिया है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये जो है वो, और आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब ये देखें, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपने उसको अंडरस्टैंड किया, और जो सेंडर था उसकी कही हुई बात को आपने पूरी तरह से ले लिया। अब जब आप उसको ले लेंगे तो अब आप इस पोजीशन में है कि आप डिकोडर हो सकते हैं। तो दैट पर्सन बेसिकली, रिसीवर पर्सन इज द डिकोडर, सेंडर पर्सन इज द इनकोडर। ठीक है जी। आगे है जी फीडबैक। फीडबैक क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम का कुछ ना कुछ हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसका या बैड इफेक्ट होता है, या उसका जो है वो गुड इफेक्ट होता है। इसी तरह से जजा और सजा का जो है वो मामला रखा गया। ये फीडबैक ही बेसिकली जो है वो समझ लें कि सारा कुछ है। आम हम देखते हैं कि जब हमने किसी को इग्नोर करना होता है, तो हम उसको जो है वो सिंपली उसकी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्स नहीं देते, हम उसको जो है वो फीडबैक नहीं देते। तो वो फीडबैक जो है वो जरूरी कम्युनिकेशन का पार्ट है, और ये लास्ट पार्ट है और लास्ट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का। इसमें फीडबैक में क्या होता है कि इट्स द मैसेज दैट रिसीवर रिटर्न्स टू द सेंडर इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रीवियस मैसेज। तो जो मैसेज डिकोडर तक फाइनली पहुंचा होता है, उसी मैसेज को जो है वो रिसीवर को दोबारा से जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स देता है। और रिस्पॉन्स भी अक्सर जो है वो आपने इसमें देखा होगा कि अक्सर जो है वो उस पर रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली वो रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली फीडबैक ही होता है। आगे बात करते हैं जी, वो कौन से वेज हैं कम्युनिकेशन के कि जिसमें हम जो है वो ये देखते हैं कि हमारा जो है वो कम्युनिकेशन का जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो दो बड़ी चीजें हैं जी इसमें। सबसे पहले इसमें आती है कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। वर्बल भी बेसिकली वर्बल, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल की सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह से नॉन वर्बल अपने इस बात से ही जो है वो अपने इस वर्ड से ही रिजेंबल कर रहा है कि नॉन वर्बल जो है ये उस कम्युनिकेशन को बोलेंगे कि जिसमें हम जो है वो डायरेक्टली जो है ना वो किसी भी इंटरेक्शन में नहीं है। ना हमारे गेस्चर्स नजर आ रहे हैं, ना हमारी जो है वो वॉइस सुनी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई हमें देख के ही हमसे जो मैसेज ले रहा है, या हमारी तहरीर देख के, या हमारी अपीयरेंस देख के, या हमारे गेस्चर्स देख के, या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन देख के, या हमारे बैठने के उठने के स्टाइल से। तो ये भी नॉन वर्बल जो है ना वो कम्युनिकेशन है कि चार चीजें इसमें जो है वो आप मेंशन करेंगे। एक उसमें पर्सनल अपीयरेंस। अच्छा, अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिखें, तो उसमें भी आप उसके ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि उसमें पर्सनल अपीयरेंस जो है वो होती है, उसमें पोस्चर एंड गेट होता है, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन होती है, गेस्चर्स होते हैं। जब आप इंटरव्यूइंग स्किल पढ़ेंगे तो इंटरव्यूइंग स्किल में आप को ये चीज बहुत याद आएगी मेरी, कि जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो पेशेंट बोल नहीं पा रहा होता। यानी फॉर एग्जांपल वो डिसलेक्सिया का शिकार है, वो अब
वो सही तरह से अपनी बात में डिफिकल्टी जो है ना वो महसूस कर रहा है, वो सही तरह से कर नहीं पा रहा बात। तो जब वो बात नहीं कर पाएगा तो हम उसको किस तरह से जज करेंगे, हम उसकी प्रॉब्लम को किस तरह से समझेंगे। तो हम उसको जिस वे से असेस करेंगे इंटरव्यूइंग स्किल में, तो वो ये वे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वेज होंगे, जिस तरह से हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देखेंगे, पेन के स्केल को देखेंगे, गेस्चर्स देखेंगे। स्पेशली जब ये हम पीडियाट्रिक वार्ड में या बच्चों की वार्ड में होते हैं, तो उसमें ज्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी। अब जी उसके बाद आ गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम उसमें सबसे पहले ये देखते हैं, वर्बल यानी वर्बली हम जो है ना वो बात कर रहे हैं, चाहे वो जो है वो हम लिख के दे रहे हैं, चाहे वो हम जो है वो जो है वो किसी वॉइस पे दे रहे हैं। पेस एंड इनोटेशन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो हमारी बात को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका देखेंगे कि एक पेशेंट है वो पंजाबी स्पीकर है, आप उससे जो है ना वो बात करें उर्दू में, उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें पेशेंट की लैंग्वेज और उसकी जो है वो उसकी उसकी टोन में उस तक आके हमें बात करनी पड़ेगी। सिंप्लिसिटी ये है कि मैसेज शुड बी सिंप्लीफाई, यानी उसको जितना आसान कर सकते हैं उतना आसान करें। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी में क्या है कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपका मैसेज जो है वो बड़े आराम से उन तक पहुंच जाए। टाइमिंग एंड रेलेवेंस का मतलब ये है कि जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट उस चीज को लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। यानी ऐसा नहीं कि आप उसको सारा कुछ बताते जाएं और वो किसी बात को जो है वो अंडरस्टैंड ना कर पाए, यानी वो टाइम ही नहीं था कि जिस टाइम में आपने उसको बताना था। अटेंशन सीख करें और उसके बाद उसको जो है वो सारी चीजें। अडॉप्टेबिलिटी ये है कि आप ये देखेंगे कि आपका पेशेंट जो है ये आपकी बात को किस तरह से ले रहा है। ठीक है, हम उसको रिकैप करेंगे, यानी अगर हमने कोई बात उसको बताई है तो वो बात जो है वो उसको किस हद तक उसने जो है वो लिया है। तो वो आप उसको जो है वो अडॉप्टेबिलिटी में जो है ना वो अफेक्ट करेंगे। क्रेडिबिलिटी ये है कि जब भी आप बात करेंगे तो आपकी बात का कोई वजन होगा, आपकी बात में कोई जो है वो जिसे आप कहें कि उसमें कोई जो है ना वो ऐसी चीज होनी बहुत जरूरी है कि जिससे आपका मैसेज जो है ना वो आम ना लगे। यानी आप अपनी चीज को कितना जो है ना वो खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं, तो ये क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद ह्यूमर है, अक्सर हम जो है ना वो बात में कोई ऐसी मिसाल दे देते हैं कि जो हमें जो है वो उससे जो है ना वो फन महसूस हो रहा होता है। लेकिन या जैसे हम चैट करते हैं तो चैट में हम कोई भी जो है ना वो कोई साइन ऐसा कोई सिंबल ऐसा भेज देते हैं कि जिससे पढ़ने वाले बंदे को हमारे मैसेज के साथ वो भी जो है ना वो याद रखता है। तो ये ह्यूमर का जो साइन है, ये भी जो है ना वो उसमें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्टिव एक पार्ट है। तो ये पार्ट्स हैं कि जिससे हम वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इन दो वेज से कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। अब वो कौन से जो है वो खसूसियात हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। और अगर ये चीजें नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि नॉन वर्बल में और वर्बल में जितनी भी हमने सब पार्ट्स किए हैं, बेसिकली ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपने याद करने हैं। जिस तरह से पेस एंड इनोटेशन में ये एग्जांपल दी है कि ये टोन ऑफ स्पीच है कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप आपकी टोन कैसी है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आप कोई भी बात जो है ना वो करते हैं तो उसमें गेस्चर्स जो है वो आपके उस बात के जो स्टाइल है उसको जो है ना वो शो करवाते हैं। तो इनोटेशन में क्या होता है कि आप
जो बात कर रहे हैं, आपका मैनर अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे अंदाज से बात कर रहे हो, रिदम नॉर्मल हो, और इसके साथ साथ आपकी जो बात करने की जो स्पीड है वो ऐसी हो कि अगला बंदा उसको अंडरस्टैंड कर पाए। सिंप्लिसिटी में हमने अभी यही पढ़ा कि यूज ऑफ कॉमनली अंडरस्टैंड, आप वो बात करें जो कॉमनली अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड की जा सकती है। एक बंदा जो है ना वो सिंध से आया है, पंजाब से आया है, तो उसको उसकी लैंग्वेज पे जो है वो बात करेंगे उससे, तो उससे उसी लेवल पे बात करेंगे जिससे वो इजीली अंडरस्टैंड कर। क्लैरिटी पे भी, क्लैरिटी इज सेइंग द प्रिसाइजली एंड ब्रेविटी इज द यूजिंग द फ्यूस्ट नेसेसरी वर्ड। अब आप कंसाइज करके चीजों को बताएं, ना कि आप उसको बहुत जो है ना वो जो है ना वो कहानी सुनाए एक लंबी सारी, और उसको समझ कुछ ना आए। टाइमलिंग एंड रेफरेंस, टाइम नीड्स टू अप्रोप्रिएट टू इंश्योर द वर्ड आर हियर। तो जो जो टाइम आप जिस वक्त में उसको बात कर रहे हैं उसको अंदाजा होना चाहिए कि वो क्या था। अडॉप्टेबिलिटी क्या थी, स्पोकन वर्ड्स नीड टू बी मॉडिफाइड टू टू विद बिहेवियरल क्यूज फ्रॉम क्लाइंट। तो आप इसमें क्या करते हैं, जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसको आप इस तरह से बनाएं, उसको ऐसे बनाएं कि अपने बिहेवियर से उसको जो है वो आप जो है ना वो वाजे कर सकें, और जो वर्ड्स आपने बोले हैं उसको वो अडॉप्ट भी करें, यानी उसको ले ले वो समझे कि अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने जो है ना वो बहुत अच्छा उसे गाइड किया। क्रेडिबिलिटी में क्या थी, इसका मतलब था रिलायबिलिटी, कि आप किसी पे रिलाय करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। आप को जब वो ऑनेस्ट मानेगा तो डेफिनेटली वो आपकी बात जो है ना बड़े अच्छे तरीके से सुनेगा। ह्यूमर में जैसे मैंने बताया कि जैसे आपके पॉजिटिव, और ये बड़ा पावरफुल टूल है, और ये होना चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट्स होनी चाहिए और उस लिमिट के अंदर रहनी चाहिए। डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट facilitate and interfere with the effective communication। इस कंटेंट में हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि जिन फैक्टर की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या हम वो प्रॉपर कर नहीं पाते। फिर फैसिलिटेट्स आ जाता है इसमें, यानी ये तीन बेसिकली क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। एक तो फैक्टर्स हैं, एक फैसिलिटेशन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कि कैसे किया जाए, ठीक है। इंटरफेयर है कि जब भी आप बात करते हैं किसी से तो दो लोगों के दरमियान में वो कौन सी चीजें होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बात अपनी अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकते। सबसे पहले है जी डेवलपमेंट, फिर जेंडर, वैल्यूज एंड परसेप्शन, उसके बाद पर्सनल स्पेस, फिर टेरिटोरियलिटी, और रूल्स एंड रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट एंड कॉन्ग्रुएंस, इंटरपर्सनल एटीट्यूड। अच्छा, ये जितने भी हम देखते हैं इन सब की जो है ना वो कुछ डिटेल ये है कि जैसे डेवलपमेंट ये है कि आप जो है वो जब भी बात कर रहे हो तो उसके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिसमें जो है ना वो इजीली बात पहुंच सके। अब जेंडर की अगर बात की जाए तो अगर दो लोग जो है वो अपोजिट जेंडर में या मिक्स जेंडर मेल सेम जेंडर में बात करेंगे तो वो फर्क पड़ेगा, वो भी इफेक्ट करेगी आपकी कम्युनिकेशन पे, आपके इंटरफेरेंस पे। तो उस माहौल के अगर अकॉर्डिंग ही होगी चीज, अगर आप बैठे हैं तो वो बुरी नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें जो है वो जो हमारी तहजीब है, सिविलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग होती हैं। तो हमें ये सारे जो है ना वो चीजें देख के फिर चलना होता है। एक हमारे प्रोफेसर्स कहते थे इसमें कि जब भी आप कम्युनिकेशन में जो है ना वो करें किसी के साथ, आप एक सर्कल अपने लिए बनाएं, और उस सर्कल में वो फैसिलिटेशन और इंटरफेरेंस की ही बात जब कर हो रही है तो उसी आपको कंट्रास्ट में बता रहा हूँ। तो वो कहते थे कि आप सर्कल एक बनाएं, उस सर्कल में इन 9 चीजों को आप रख लें। अब इन 9 चीजों से जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आप जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से निकल गए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप डेवलपमेंट करते हैं बात करने के लिए, आप कोई भी बात जो है ना वो शुरू करते हैं, और फिर आप जो है ना वो ये देखते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपके रिलेशन में कौन है, ठीक है, और वो किस तरह की आपकी उसके साथ एंगेजमेंट है और किस तरह की आपकी अटैचमेंट है।
और आपका जो है वो आपके वैल्यूज और परसेप्शन उसके बारे में क्या है, या वो आपके बारे में क्या समझता है। तो ये ड्यूअल होती है ना कम्युनिकेशन। तो पर्सनल स्पेस क्या है आपकी, आप बहुत ज्यादा जो है ना वो इंटीमेट हैं, पर्सनल हैं, सोशल हैं, पब्लिक डिस्टेंस है आपका। तो ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप दें। पांचवें स्टेप में फिर ये है कि जी आप जो है ना वो एक ऐसे वे में हैं कि जिस वे में आप अपने आप को जो है ना वो दूसरों की निस्बत जो है वो ज्यादा जो है वो एक्टिव समझ रहे हैं। उसके बाद ये है कि इन्वायरमेंट कैसा है, रूल्स एंड रिलेशनशिप कैसे हैं। रूल्स एंड रिलेशनशिप में आप ये देखते हैं कि आपकी जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आपके ऊपर जो है आपने किस तरह से उसके साथ बात करनी है, आपका रिश्ता क्या है उसके साथ। और उस लाइक आप टीचर से बात कर रहे हैं तो आप उनसे उस स्टूडेंट और टीचर वाले रूल्स में बात करें। आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो उसको देखेंगे आप अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करें। तो ये जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से जो है ना वो बात कर रहे हैं, और वो कौन है आपके सामने जिसके साथ आपने बात करी। इन्वायरमेंट क्या है, आप उस एनवायरनमेंट को देखें जहाँ पे बात करने के वो काबिल है या नहीं, यानी आप बात कैसे करेंगे उसके साथ। ठीक है, वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पे वो बात हो सकती है। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब आप बात कर रहे हैं उस बात करने में किसको किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये जो नुकसान है, और जब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्शन नहीं आ रही, तो उस कॉन्फ्लिक्शन को जो है वो हम जब एड्रेस करते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंस जो है ना वो कर रहे होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंस जो है ना वो ये काफी तरह की जो है ना वो होती है। ये जब हम बिल्डिंग ट्रस्ट कर रहे होते हैं ना, यानी जब हम दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं तो अपना जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपना ट्रस्ट जो है वो उनके साथ जो है ना वो बहाल कर रहे होते हैं। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं आप, तो आपकी बात जो है ना वो सुनी भी जाती है और उस पे जो है ना वो प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दिया जाता है। इंटरपर्सनल एटीट्यूड क्या है कि आप केयरिंग हैं, आप एक रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये बेसिकली ये फैसिलिटेट करेंगे आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। यानी ये सारी चीजें आप बात किसी से करना चाह रहे हैं, अगर आप इन 9 चीजों को रख के सामने उससे बात करते हैं तो वो बात जो है वो आपको एक तो इफेक्टिव होगी आपकी, और दूसरा ये है कि वो मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो प्रॉपर मैसेज जो है वो डिलीवर हो सकता है। उसके बाद है जी। हेलो, शायद दैट का थोड़ा सा इशू है, और जिसकी वजह से जो है ना, हाँ, आगे है जी। हम बात करते हैं, आगे है टेक्निक दैट इंटरफेयर कम्युनिकेशन। अब वो कौन सी टेक्निक्स हैं कि जिसके थ्रू हम जो है ना वो हम जो है ना वो करेंगे अपने कम्युनिकेशन की जो इंटरफेरेंस हो रही है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हम प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे। तो वो आपकी जो है ना वो आएगी। जब कम्युनिकेशन में प्रॉपर नहीं आप आएंगे तो फिर इसमें ऐसे होगा कि आप अच्छा टेक्निक्स ग्रेस्प कप। ग्रेस कप जो है वो इसका एब्रीविएशन जो है वो हमने जो बनाया है, ये बेसिकली इसके कंटेंट्स को
कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना, वो उन टेक्निक्स को जो हमने देखी हैं कि जिन टेक्निक्स की वजह से इंटरफेयर हो रही है कम्युनिकेशन, उसका एक जो है ना वो मेमोराइजेशन वर्ड बनाए। तो मेमोराइजेशन वर्ड के लिए आप ग्रेस्प कप याद रखिएगा कि जब भी आपने इंटरफेरेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिखनी है तो आप ग्रेस कप को याद, ये वैसे पेपर में नहीं लिखेंगे, लेकिन ये सिर्फ जस्ट फॉर द रिमेम्बर है कि आप किस तरह से इसको लिखेंगे। जी फॉर द गिविंग कॉमन डिवाइस एडवाइस। जब आप कॉमन जो है ना वो आम, जिसे हम आम फहम हम बोलते हैं, एडवाइस जो है वो देते हैं, ठीक है, बात कोई कर रहा है तो उस बात में आपने कोई कोई भी कॉमन जो है ना वो एडवाइस दी, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि इंटरफेयर कर रहे होते हो। मतलब जब एक, तब तक जो है वो हमें बीच में बोलना जो है वो क्या होगा, वो ग्रैस्प कहलाता है। वो उसको जो है ना वो क्या होगा कि वो उसको प्रॉपरली जो है ना वो ले नहीं पाएगा। अच्छा जी। रिजेक्टिंग में क्या है कि रिजेक्टिंग में ये है कि आप जो है ना वो कोई बात कर रहा है, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं जी ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग। अच्छा, अब अगर आप वर्बली जो है वो उसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आई एम एग्रीड, आई एम डिसएग्रीड, नहीं जी नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। पासिंग जजमेंट। आप वो बात कर रहे हैं तो आप कहें नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। अब वो ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसका मतलब क्या है कि ये इंटरफेरेंस है कम्युनिकेशन में। चैलेंजिंग है कि आप चैलेंज करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ जी ऐसे नहीं, जो है ना वो ऐसे है, मेरा चैलेंज है आपको। तो मुनाजरे टाइप जब बात होती है तो फिर इसका मतलब है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अन वारंटेड रीअश्योरेंस। कोई जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो आप दलील नहीं देते, वारंटेड जिसे आप बोलेंगे कि वो नहीं है, कोई रीअश्योरेंस नहीं है, ठीक है, तब भी आप जो है ना वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। प्रोबिंग ये है कि आप ऐसे ही जो है ना वो कोई गेस्चर्स के साथ जो है ना वो कोई चीज जो है ना वो आप ऐसे कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ग्रास्प की वजह से हम जो है वो उन ये टेक्निक्स हैं कि जिनकी वजह से हम इंटरफेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थेराप्यूटिकली वो कौन से वे हैं रिस्पॉन्डिंग के कि जिसमें हम जो है वो पेशेंट और जो है वो नर्स, इन दोनों के दरमियान में एक रास्ता। एग्जाम्पल तो कुछ और भी हो सकती है इसमें। इसमें क्लाइंट नर्स चूंकि हमारा जो है वो सबसे अहम डोमेन है, तो इसमें हम जो है ना वो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कौन सी टेक्निक है कि जिसमें आप थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्स देंगे, वे क्या है। मतलब पहले तो आपने ये किया कि इंटरफेयर करना जो है ना उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन में जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर हमने इंटरफेयर करना भी है तो वो रिस्पॉन्स के कौन से वे हैं। स्पेशली जब हम क्लाइंट नर्स जो है वो रिलेशन में हैं, तो उसमें हम कौन से वे हैं कि जिसमें हम जो है वो इसको कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन भी क्या है, हेल्प द क्लाइंट टू फोकस ऑन एक्चुअल हेल्थ कंसर्न्स एंड डेवलप अ टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंट। तो फोकस, सबसे पहली टेक्निक है फोकस करना। तो फोकस में हम एक्चुअल हेल्थ जो होगी, एक्चुअल जो हेल्थ
कंसर्न्ड हैं पेशेंट के, उसको फोकस करें, जिसको हम चीफ कंप्लेंट जो है ना वो बोलते हैं, यानी कि सबसे बड़ा मसला उसका जिस वजह से वो हॉस्पिटल आ गया है, उस पे फोकस करेंगे तो डेवलप अ टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस, उसी टॉपिक को हम जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे। एग्जाम्पल क्या है जी, क्लाइंट कह रहा है कि माय वाइफ सेज शी विल लुक आफ्टर मी, बट आई कैन सी दैट माय चिल्ड्रन ऑलवेज फॉलो हर फॉर होमवर्क, फॉर फूड और क्लॉथ। वो कह रहा है कि क्लाइंट कह रहा है कि मैं ने अपनी मिसेस को जो है ना वो कहा है और वो हमेशा उनकी देखभाल करती है, लेकिन जो है ना वो अब मेरे बच्चे जो हैं वो उसी को फॉलो करते हैं और होमवर्क ये वो सारा कुछ उसी के साथ करते हैं। नर्स क्या कह रही है, यू आर वरीड, तो आप परेशान है अबाउट हाउ वेल शी कैन मैनेज, कि वो किस तरह से जो है ना वो मैनेज कर रही। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उसके एक नॉर्मल गेस्चर्स पे हम फोकस कर रहे हैं कि पेशेंट हमारा जो है ना वो सोच रहा है कि हम जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो किस तरह से हम जो है ना वो अपने उस पेशेंट के रिलीफ गैसेस को रिलीव कर सकते हैं। आगे रिस्टार्टिंग है। रिस्टार्टिंग में क्या है कि इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो वे है थेराप्यूटिकली वो क्या है। सबसे पहले एक्टिव लिसनर बनना है हमें। रिस्टार्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो इंटरप्ट कर रहे हैं किसी चीज में, मैसेज में इंटरप्शन दे रहे हैं। रिस्टार्टिंग का मतलब है कि एक्टिव एक्टिव लिसनिंग है, क्लाइंट की बेसिक मैसेज जो उसका है वो आपने सुन लिया, एंड देन रिपीटिंग दोज थॉट्स एंड फीलिंग द सिमिलर वर्ड। तो क्या कर रहे हैं आप कि वही वर्ड जो है ना वो आप रिपीट कर रहे हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन पर्पस। तो क्लैरिफिकेशन पर्पस में जब आप वही वर्ड दोबारा से सुनेंगे तो आप उसको क्या कर रहे हैं, कौन सा वे यूज कर रहे हैं, आप थेराप्यूटिकली रिस्टार्टिंग वे यूज कर रहे हैं। रिस्टार्टिंग वे में क्या था कि एक्टिव लिसनिंग थी क्लाइंट के बेसिक मैसेज की, और उसके बाद आप उसको एज अ नर्स उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वही था, ताकि आप और नर्स है, आप और क्लाइंट जो है वो एक ही पेज पे आ जाए। तो जब वो एक ही पेज पे आ जाएंगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई हैव ट्रबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अब वो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे दूसरों से बात करने में, स्ट्रेंजर्स से बात करने में ना बड़ी मुश्किल होती है, तो यू फाइंड इट डिफिकल्ट टॉकिंग टू द पीपल। कहते हैं तो आप अपने आप को जो है ना वो आप महसूस करते हैं, तो ये एक नेचुरल बात है कि आप जब भी किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो आप थोड़ा सा रिजर्व रह के बात करते हैं। तो हम उसने भी वही बात उसको की। नंबर 3, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये वो वे है कि जिसमें थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्स जो है वो पेशेंट बड़े इजीली आपको अपनी प्रॉब्लम की डिटेल दे सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हर उस क्वेश्चन को कहेंगे कि जिसके रिस्पॉन्स में हाँ या ना हो। मतलब उसमें ये कहे लाइक, जैसे क्या है कि हमने अगर उसे कहा पेशेंट को टेल मी अबाउट योर पेन फॉर एग्जांपल, तो उसने कहा कि यस आई हैव अ पेन एंड इट्स अबाउट 2 to 3 weeks एंड देयर इज अ सेम प्रॉब्लम इन माय हेरिडिटरी और माय फादर और मदर और माय रिलेटिव एटसेट्रा। इट्स मीन दैट कि वो आपको वो सारी चीजें इसमें जो है ना वो बताएगा कि जो भी उस क्वेश्चन के साथ होंगी। तो ओपन एंडेड में क्या हुआ कि आपने उसको एक फील्ड दे दी कि जितना भी इसमें बात कर पाए उस चीज पे तो वो बात कर सकता है। अच्छा जी। तो ये वो 3 वेज थे जो हमने अभी देखे कि जिसमें हम जो है वो थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्स जो है वो करेंगे अपने क्लाइंट को। और ये बेसिकली क्लाइंट नर्स थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्स के तौर पे भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि वो कौन से रिस्पॉन्स हैं कि जो थेराप्यूटिकली जो है वो एक क्लाइंट नर्स जो है वो बिहेवियर में, क्लाइंट नर्स जो है वो इंटरव्यू में पेश आते हैं।
चलिए, उसके बाद ये है कि अ, एक और टेक्निक की बात करते हैं, द सीकिंग क्लैरिफिकेशन। सीकिंग क्लैरिफिकेशन ये है, ये भी एक थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स है, और एक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स का वे है बेसिकली। ठीक है, कि हम किस तरह से जो है वो क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं अपने क्लाइंट से। अ मेथड ऑफ मेकिंग क्लाइंट ब्रॉड ओवरऑल मीनिंग ऑफ द मैसेज मोर अंडरस्टैंडेबल। हम पेशेंट से कहते हैं, और इसके बारे में अगर आप कुछ और कहना चाहें, कुछ और ऐड करना चाहें, अगर पेन उसने कही है, मुझे ये भी है, मुझे पेन मेरे फैमिली हिस्ट्री में भी थी, मुझे पेन जो है वो 2-3 हफ्ते से हो रही है, तो उसके बाद सीकिंग क्लैरिफिकेशन ये है कि आप उसी की क्लैरिफिकेशन में ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए कोई और ऐसी चीज आप उसमें ऐड करते हैं, कि और कुछ अगर बताना चाहें इसमें तो ठीक है, वुड यू टेल मी मोर, कि आप इसमें कुछ और बताना चाहते हैं, तो ये क्या वे है, ये है सीकिंग क्लैरिफिकेशन। उसके बाद टच थेरेपी, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टच टू रीइंफोर्स केयरिंग फीलिंग। जब हम बेसिकली जो है ना वो एम्पैथेटिक बिहेवियर रखते हैं ना, तो हम पेशेंट को जो है ना वो उसके लाइक उसको टच करते हैं, उसके हाथ पे हाथ रखते हैं। ठीक है, हम जो है ना वो उसके शाने पे हाथ रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये सोशल नॉर्म्स हैं बेसिकली हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना वो ये सारी चीजें करेंगे। लाइक जिस तरह से मिक्स जेंडर में ये चीजें जो है ना वो हैं, कि आप अगर उसको टच करेंगे तो उस टच का मतलब ये है कि वो उसको किस तरह से जो है ना वो हरासमेंट में या किसी और चीज में फील नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मली जो है ना वो पेशेंट चूंकि आप पे ट्रस्ट करता है, और आप उसको जो है ना आप उसके वेल विशर होते हैं, तो आप जब उसको जो है ना उसके हैंड पे हैंड रख के उसको कहेंगे कि आई एम विद यू, आई एम योर वेल विशर, आई एम इन स्टेट ऑफ योर हेल्पिंग, तो मैं आपकी जो है ना वो इस हालत में आपकी जो है ना वो आपके साथ हूँ। तो ये फिर जो है ना वो एक ट्रस्ट का rapport डेवलप, तो ये भी एक वे है थेराप्यूटिकली, और ये भी बहुत बड़ी जो है वो या जिस तरह से आपने अक्सर वो मूवी देखी होगी, तो उसमें वो जादू की छप्पी जो दे रहा होता है, तो वो बेसिकली वो क्या है, वो बेसिकली जो है वो ये टच थेरापी होती है। लेकिन आपने किसी को जादू की थप्पी छपकी नहीं देनी, ठीक है जी। सिंपली आप जो है ना वो क्या करेंगे, हैंड ओवर द क्लाइंट हैंड अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म, जो आपके सोशल नॉर्म जहां तक आपको इजाजत देते हैं। लेकिन द बेस्ट वे इज दैट, वो ये है कि आप खुद अपना हाथ अपने ही सीने पे रख के तो जो है ना वो आप उसे कहेंगे कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी इस प्रॉब्लम में आपके साथ हूँ। दैट इज ऑल्सो अ टच थेरापी। ठीक है, तो उससे ये होता है कि सोशल नॉर्म्स भी आपके डिस्टर्ब नहीं होते, और उसको फीलिंग होती है कि ये मेरे साथ सिंसियर हैं और मेरे प्रॉब्लम में मेरे साथ। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं। थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स तो हमने देख लिए, कि थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स ये थे कि हमने फोकस किया था। ठीक है, हमने जो है ना वो रिस्टार्टिंग की थी, हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस से किया, हमने जो है वो सीकिंग क्लैरिफिकेशन से जो है वो पेशेंट को अपनी तरफ जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स दिया, उसको दिया। फिर हमने टच थेरापी से उसका रिस्पॉन्स दिया। अब वो कौन से रिस्पॉन्स हैं जो नॉन थेराप्यूटिक है? गिविंग कॉमन एडवाइस, टेलिंग द क्लाइंट व्हाट टू डू, these responses deny the client right to be an equal partner। ठीक है, अब जब आप देखते हैं कि आप जब क्लाइंट को कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, टेलिंग द क्लाइंट व्हाट टू डू, ठीक है, तो दीज रिस्पॉन्सेज डिनाई, अब वो इस रिस्पॉन्स को क्या करेगा, डिनाई करेगा, उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, अब देखिए जब आप किसी को जो है ना वो किसी की बात नहीं सुन रहे होते ना, यानी फॉर एग्जाम्पल कि वो जो है ना इररिलेटिव बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको जो है ना वो टोकना है किसी की बात। ठीक है, यानी कि उसको कॉमन एडवाइस के थ्रू जो है ना वो टोकना है, आपने टेक्निकली उसको हैंडल करना होता है। इस तरह से इसमें भी यही रिस्पॉन्स दिया गया है कि रिस्पॉन्स डिनाई द क्लाइंट राइट्स टू बी एन इक्वल पार्टनर। ठीक है, here one things must keep in mind that giving expert advice is beneficial,
रादर देन कॉमन एडवाइस। आपको पता है कि जब हम भी किसी भी से बात करते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मशवरा मिले जो कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो और हम ज्यादा एक्सपर्ट बंदे से बात करें, एडवाइस उसकी लें। तो हम कॉमन एडवाइस की बजाय अगर एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो वो हमें जो है ना वो टेक्निक हमें ज्यादा जो है वो मुनासिब लगेगी। तो ये एक नॉन थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स है कि जिस तरह से जो है ना वो लोग अक्सर जो है ना वो नॉन क्वालिफाइड लोग जो होते हैं उनसे करवा लेते हैं और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम में रहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि क्लाइंट should I move to nursing home for better care? Nurse कहेगी, if I were you, I had preferred to go nursing home where I will go cook meals for me. तो ये नर्सिंग होम की जो है ना वो होम नर्सिंग में अक्सर जो है वो आप पेशेंट को जो है ना वो ओन कर रहे होते हैं, उसकी सारी चीजें जो है वो आप डील कर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप उसको बेटर रिस्पॉन्स देते हैं कि बजाय कि आप जो है ना वो सिंगल जो है ना वो किसी एक ऐसे नर्सिंग होम में आप केयर लें। उसकी बजाय आपको मैं प्रेफर करूंगी कि जो नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे जो है ना वो ज्यादा फैसिलिटी है और जहाँ पे कुकिंग की फैसिलिटी है, मीन्स कि इसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज भी हैं। तो आप किसी बड़े सेटअप में, यानी कि बात यह है कि बड़े सेटअप में ज्यादा एक्सपर्ट जगह पे जो है वो ज्यादा अच्छी जगह पे आप जाए। रिजेक्टिंग क्या है? रिफ्यूज टू डिस्कस सर्टेन टॉपिक विद द क्लाइंट। अक्सर जो है ना वो हम किसी ना किसी शायनेस की वजह से कुछ टॉपिक के लिए रिफ्यूजल जो है ना वो दिखा रहे होते हैं कि आप उसको सुन नहीं रहे होते और उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो क्लाइंट इसमें क्या फील करता है कि वो आपको जो है ना वो ट्रस्ट वर्दी नहीं पाता और वो आपसे आपसे प्रॉपर जो है ना वो बात नहीं करता। जैसे एक मेल है और फीमेल नर्स है और वो उससे जो है ना वो अपनी किसी जो है ना वो लाइक बात करना चाहता है। फॉर एग्जांपल उसको एसटीडीज है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो उस डिजीजेस में वो जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो शाइनेस फील करता है। लेकिन आप उसको अगर ट्रस्ट वर्दी होंगे आप, ठीक है, आप अपने क्लाइंट के साथ उसको आप पे पूरा ट्रस्ट होगा तो आपसे वो हर बात शेयर करेगा और फिर उसका आप जो है ना वो कर ले। तो ये रिजेक्टिंग बेसिकली जो हमारी हमारी टेक्निक है, ये बेसिकली नॉन थेरेप्यूटिकल रिस्पॉन्स है कि हम उसको जो है वो प्रॉपर जिसे आप कहें कि हम दे नहीं पा रहे, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, मैं इस पे बात ही नहीं करना, लेट चेंज द टॉपिक चेंज। तो ये चीजें क्या है? ये रिजेक्टिंग बिहेवियर है जो कि हमें नॉन जो नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉन थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स को देखना चाहें, तब हम किसी चीज पे बात ना करना चाहें ना, क्लाइंट से रिजेक्टिंग कर रहे हैं, हम डिसएग्री कर रहे हैं, हम उसको एक्सपर्ट ओपिनियन के बजाय उसको कॉमन ओपिनियन दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम नॉन थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स को कर रहे हैं। और यही आप पेशेंट में भी देखेंगे कि पेशेंट आपका अगर किसी चीज में आप उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो जो है ना वो थोड़ी सी बात करता है और उसके बाद चुप कर जाता है। लेकिन आप असेस कर रहे हैं कि इस सिम्टम में जो उसने पहले आपको बताई है उसमें और ज्यादा डिटेल होनी चाहिए। तो जब पेशेंट आपको वो सारी चीजें नहीं बता रहा होता तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स कर रहा है आपके साथ। तो जब आपको वो सारी बात बता रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स कर रहा होता है। स्टीरियोटाइपिंग में क्या है? द शोइंग नॉन जजमेंटल स्टीरियोटाइप बिलीव्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। वुमेन्स आर कंप्लेनर्स, मेन डोंट ट्राई। अक्सर हम जो है ना वो क्या करते हैं कि वो जो है ना वो ब्लेम गेम खेलते हैं। तो ब्लेम गेम में क्या होता है कि हम कुछ जज तो नहीं करते लेकिन अपने ही बिलीफ के मुताबिक किसी चीज को रिस्पॉन्स देते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा है। जैसे अक्सर हम कह देते हैं कि जी जो मर्द होते हैं वो शाउट नहीं करते, डाउन कराए, वो रोते नहीं हैं। और जो औरतें होती हैं ये हर वक्त जो है ना वो कोई ना कोई कंप्लेन कर रही होती हैं। तो मतलब ये चीजें जो है ना वो नॉन थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स। अगर आप एक ही चीज पे अपने आप को रखें जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, और उसके बारे में सारी डिटेल बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आप थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और अगर आप कॉमनली कोई बात कर रहे हैं और उसमें जो है ना वो आप
नॉन जजमेंटल आपका जो है ना वो बिहेवियर है, आपने कुछ चीज देखी सोची नहीं है, तो आप उस पे जो है ना वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप स्टीरियोटाइपिंग। प्रॉबिंग क्या है? आस्किंग फॉर अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अक्सर जो है वो जब हम पेशेंट बात करता है, तो जब वो आपकी पर्सनल डोमेन में घुसना शुरू कर देता है ना, तो रादर देन द क्वेश्चनिंग फॉर द पर्पस ऑफ थेराप्यूटिक, बजाय इसके कि वो ये बताए कि उसको प्रॉब्लम की वजह क्या है, वो आपके पर्सनल जो है डोमेन में घुसना शुरू कर देता है। मतलब वो आपसे पूछेगा आपकी शादी हुई है, वो पूछेगा आपकी मंगनी हुई है, वो पूछेगा आप जो है ना वो क्या पसंद करती हैं, या कौन आपके साथ जो है ना वो शादी के लिए रजामंद होना चाहिए, किस तरह का आपको लड़का चाहिए, लड़की कैसी चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें, जब ये बातें बीच में शुरू हो जाती हैं, तो ये प्रॉबिंग कहलाती हैं, यानी कि हम जो है ना वो अपने रास्ते से हट गए होते हैं, तो दोबारा से उसको थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स की तरफ लाना हो। ठीक है। क्लाइंट: आई वॉज स्पीडिंग 120 किलोमीटर, डिडेंट सी द कार। नर्स: वाई वर यू स्पीडिंग? ठीक है। तो अब ये देखें, अब वो कह रहा है कि मैं 120 की स्पीड पे जा रहा था और मुझे कार कोई दिखाई नहीं दे रही थी और मैं बड़ा तेज जा रहा था। तो वो, अब नर्स उसका रिस्पॉन्स क्या था कि अब वो उस स्पीड की जो है ना वो वजह पूछ रही थी, कि पूछ रहा था कि आप क्यों जो है ना वो इतनी स्पीड कर रहे थे, कोई स्ट्रेस, कोई और चीज। ठीक है। कोई सुसाइडल थॉट्स, कोई कुछ ऐसा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम प्रॉबिंग में डिस्कस करते हैं। तो ये वो नॉन थेराप्यूटिक बिहेवियर है कि जिनकी वजह से हम जो है ना वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम में आते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, दैट जो मैंने स्टार्ट में बताया कि लीगल एस्पेक्ट हमारे जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, और इनमें जो है वो 0% टॉलरेंस है, और हमें ये जो है ना वो इस पे काम करना चाहिए। डेट एंड टाइम सबसे पहले हम मेंशन करेंगे, कन्वेंशनल मैनर है हमारा ये। उसके बाद लेजिबिलिटी में हम क्या करेंगे, यूज डार्क इन फॉर इंक्रीज फॉर द प्रेमिनेंस ऑफ डेटा। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वो पेन जो यूज करते हैं, अक्सर हम ब्लू पेन और रेड पेन यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो वो कह रहे कि डार्क इंक जो है ना वो होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसकी जो है ना वो दूसरी इंक होनी चाहिए। यूज एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, आप वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कि जो आपके जो है ना वो एब्रीवेशंस और जो आपके अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन आपको बताई जाती है। करेक्ट स्पेलिंग यूज करेंगे। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करेंगे कि जितना भी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड पे आपने आफ्टर द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट आप उस पे सिग्नेचर करेंगे और अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखेंगे। द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट द इवेंट्स इन सीक्वेंस एज दे अकर्ड, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन है, आपके पास उसका जो है ना वो एडमिशन कार्ड है या एडमिशन सर्टिफिकेट है जिसपे आपने एडमिट किया हुआ है, आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन है जिसपे एडमिशन उसका मेंशन था, वो आपके पास होना चाहिए। बाकी जो आपके नर्सिस नोट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स नोट्स हैं, आपके पास ड्रग शीट है, ड्रग शीट में जो आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं वो सारी फाइल जो है वो आपके पास सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस, और ये कंप्लीटनेस में ये है कि आप पेशेंट आपके पास 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, तो वो जितने दिन आपके पास रहा उसके सारे एस्पेक्ट जो डॉक्यूमेंटेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके पूरे होने चाहिए और आपने उसमें मेंशन किए होने चाहिए। तो बाकी फर्दर जो है वो इसको आप देख लीजिएगा हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक से, और उसको मैंने जितना कंसाइज कर सका इसमें वो मैंने कंसाइज कर दिया, तो आप फर्दर इसको देख लीजिएगा। थैंक यू। और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं ले सके वो ये लेक्चर ले लें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।